वेलकम बैक टू द अरियंत एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तरुण चक्रवर्ती। तो आज हम लेके आए हैं दैट इज द न्यू चैप्टर सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्यूशंस के क्वेश्चन करने वाले। सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वेन थॉ फैक्टर। ठीक, आप सभी को पता है वेन थॉ फैक्टर होता है आई। तो यहां अगर देखें दिस इज आई और हमें निकालना है एक रिलेशनशिप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो दैट इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑफ वीक। भाई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कहते हैं कि दैट इज द नंबर ऑफ आयंस। जितना डिसोसिएट लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी लेता हूं मैं लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस विल डिसोसिएट इनटू द आयंस कंप्लीटली आयंस। भाई H प्लस और Cl माइनस। अगर मैं HCl की बात करता हूं तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस विल डिसोसिएट इन H प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इट इज ऑब्वियस कि जो इलेक्ट्रोलाइट बोला जा रहा है दैट इज वीक की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, मैं कंसिडर करता हूं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड दैट इज योर कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, सपोज AXBY, और ये डिसोसिएट होता है फॉलोइंग आयंस में लाइक योर XA प्लस YB। चलो इक्विलिब्रियम का साइन नहीं बनाते हैं अभी, वैसे हमको यहाँ पे बनाना चाहिए। सपोज दिस विल डिसोसिएट इनटू दिस वन आयंस। अब अगर बात की जाए एट T equals to 0, सपोज द रिएक्शन विल नॉट स्टार्ट एंड दिस इज योर 1 मोल। ये 1 मोल है तो ये कितना होगा 0 0। T equals to T टाइम पर सपोज 1 में से ये चला गया अल्फा, अल्फा डिसोसिएट हो गया। अब जब अल्फा डिसोसिएट हो गया है, दिस इज योर अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 1 मोल से ये बनता है बच्चों X मोल एंड दिस इज Y मोल। ये 1 मोल से बनता है X मोल ऑफ A एंड Y मोल ऑफ B। उसी तरीके से अल्फा डिसोसिएट होगा, सो दिस विल फॉर्मिंग द X अल्फा। ये कितना बन जाएगा भाई X अल्फा, और ये कितना बन जाएगा Y अल्फा। आफ्टर T टाइम अगर मैं टोटल मोल्स देखना हूं, टोटल मोल्स आफ्टर T टाइम, आफ्टर T टाइम, so what it will be? It will be your 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha. So this is what, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, so this is come out to be your alpha को हम कॉमन ले लेते हैं and that is your 1 प्लस मैं लिख सकता हूं बच्चों x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई अल्फा एंड दैट इज योर माइनस अल्फा। हियर इट इज लाइक योर दिस वन। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ में चलो अल्फा भी मैं यहां से एक और कॉमन ले लेता हूं, आफ्टर टी टाइम, सो दैट विल बी योर 1 प्लस दिस इज योर व्हाट टू बी अल्फा एंड दिस इज x प्लस y माइनस 1। So this is the total moles after T time. This is the moles after T time. अब अगर बात करें कि हमें देखना है वेन ऑफ फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, सो हियर इट इज अल्फा विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेयर अल्फा इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ अब हम देखें वेन ऑफ फैक्टर क्या होता है। दैट इज वेन ऑफ फैक्टर विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। भाई जब डिसोसिएशन हो गया है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। दिस इज योर वेन ऑफ फैक्टर। ठीक, तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है बच्चों? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन विल बी योर दिस वन। टोटल मोल्स आफ्टर टी टाइम है ना हमारा, इतना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट विल बी आया था 1 प्लस अल्फा हमने कॉमन लिया था एंड दैट इज x प्लस y माइनस 1 divided by the initial number of moles. How much it will be? Initial number of moles will be your, here it is 1. Initial moles कितना लिया था? T equals to 0 टाइम पे, that is 1. So I will be your, I हो जाएगा बच्चों हमारे पास, that is the Van 't Hoff factor 1 plus alpha
x प्लस वाई माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ये x और y है क्या एक्चुअली, x और y व्हाट इज दिस? तो x और y बच्चों हमने यहाँ पे लिया था कि दिस इज योर सम वीक इलेक्ट्रोलाइट AX BY। अगर ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होता है x में और y में, मतलब x और y आपके नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस। सो दैट इज योर, हम बोल सकते हैं इसको n। मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं x प्लस वाई, यहाँ पे हम बोल देंगे इसको कि दैट इज योर n। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि दैट इज योर, आई एम कंसिडरिंग n इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया आपके पास कितना, दैट इज i इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n minus 1, that is alpha n minus 1, and this is the degree of dissociation, like this is the Van't Hoff factor for the weak electrolyte. Alpha is the degree of dissociation and this is your Van't Hoff factor, Van't Hoff factor for weak electrolyte, Van't Hoff factor for weak electrolyte, weak इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। सो दिस इज योर, हम बोलेंगे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, दिस इज वीक के लिए हमने बात किया बच्चों, है ना, वीक के लिए हमने बात की, ठीक। दिस इज ऑब्वियस, ठीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या होता है, दैट इज द आई विल बी योर नंबर ऑफ आयंस। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर। यहां से अल्फा और वेंट ऑफ फैक्टर हमने देख लिया। दिस इज योर आई विल बी योर वेंट ऑफ फैक्टर and this is alpha will be for your degree of dissociation। तो यही रिलेशनशिप पूछा था कि derive the relationship between degree of dissociation of an electrolyte and Van't Hoff factor। this is our first question। next अगर हम बात करें, I hope this is clear to you। next अगर बात की जाए तो second question, that is effect of temperature on solubility of solid in water, ठीक। क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर? तो अगर देखा जाए सबसे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमारे पास जो है डेली लाइफ एग्जांपल से, अगर इसको कंपेयर करता हूं मैं, ठीक, तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज का जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी। सॉल्युबिलिटी विल बी डिपेंड ऑन द एंथैल्पी, भाई कॉल कितना सॉल्युबल होगा दैट डिपेंड ऑन द एंथैल्पी। तो सॉलिड इन वाटर तो अगर हम कर रहे हैं सॉलिड इन वाटर की अगर बात की जाए, सो दैट डिपेंड्स ऑन योर एंथैल्पी, स्पेशली सॉलिड इन वाटर का एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो एंथैल्पी किस तरीके से, एंथैल्पी आपका होता है दैट इज योर डेल्टा एच, और डेल्टा एच आपके दो हो सकते हैं, वेदर इट इज योर नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन और पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो वी विल कॉल इट एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड दैट इज रिएक्शन को मैं RXN लिख रहा हूं, and here it is your exothermic reaction, exothermic reaction। तो सपोज आपका एक एग्जांपल लेते हैं, आप सभी ने इस चीज को देखा भी है घर में, अपने अपने घर में देखा है, और साथ ही में आपने इसको मार्केट में भी देखा होगा, दैट इज जैसे हम स्वीट बनाते हैं, तो स्वीट बन रहा है तो हम उसके लिए चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, सपोज वही आपका दिस इज सम वाटर, दिस इज सम वाटर, बनाते कैसे हैं, वही आज आपको मिठाई बनाना सिखाते हैं। चलो दिस इज योर शुगर, तो शुगर ऐड कर रहे हैं आप, वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर इसको स्टिर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ये घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है, एक टाइम आएगा जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे जनरली क्या करती है मम्मी भाई कि इसको हीट करने लग जाते हैं। जब इसको हीट करते हैं, सो नाउ द मोस्ट शुगर विल बी डिसॉल्विंग इन द वाटर, और ज्यादा शुगर ऐड हो पाएगा वाटर में। तो हमने क्या किया, इसको हीट किया, वी आर गिविंग द एंथैल्पी, एंड दैट इज नोन एज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई हमने खुद ने इसको हीट दिया है। शुगर आपका वाटर में डिसॉल्व कब हो रहा है, शुगर प्लस वाटर तब हो रहा है, ये बन रहा है शुगर सॉल्यूशन। कब बन रहा है, व्हेन वी आर गिविंग द हीट डेल्टा एच। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कि दिस इज योर डेल्टा एच एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम, so this is the endothermic reaction, we are giving the heat, we are giving the energy, here एंथैल्पी दे रहे हैं हम। और अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे,
दिस इज योर अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल अगर बात की जाए, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द चेंज इज नलिफाइड, जहां पे चेंज आपका क्या हो पाएगा, नलिफाइड होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एंथैल्पी बढ़ेगा, भाई टेम्परेचर एंड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एंथैल्पी बढ़ेगा, और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया एंथैल्पी बढ़ा, सो द चेंज विल बी नलिफाइड, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहां चेंज खत्म हो पाए। तो ये इक्विलिब्रियम आपका जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर देखें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दिस टर्म विल बी इंक्रीजेस, तो इस चीज को खत्म करना है, तो द रिएक्शन विल बी मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा रिएक्शन कहां चला जाएगा, हमारा रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड हियर इट इज, इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ठीक। तो ऐसा बोला जाएगा, इसको वर्ड्स में हम जो लिखेंगे, ठीक, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर delta H increases, and according to Lee Chatelier principle इक्विलिब्रियम को बच्चों में E, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, ठीक, दिस इज योर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है जब शुगर को हम वाटर में ऐड करते हैं और शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है भाई, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंथैल्पी बढ़ेगा, एंथैल्पी बढ़ने से भाई आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तभी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है ना आगे, दैट मींस द रिएक्शन विल बी मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाह रहा है, और इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया है। तो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। तो सॉलिड का वाटर में हमें क्या देखना था बच्चों, सॉल्युबिलिटी देखना था। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट, आप क्या बोलेंगे, ये डिपेंड कर रहा है हमारा किस चीज पे, एंथैल्पी। तो आप जो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, ऐसा बोलेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे पूरा एग्जाम में, देन आपका ये रिएक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे फॉर एंडोथर्मिक, दिस इज फॉर द एंडोथर्मिक, ठीक, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। On increasing temperature, delta H increases, and according to the Lee Chatelier principle, equilibrium will shift in forward direction. Thus, solubility of solid in water increases. उसी तरीके से आपका अपोजिट हो जाएगा किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। So for exothermic reaction आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज, अगर हम सॉलिड प्लस वाटर करेंगे, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों, दिस इज योर सॉल्यूशन बना है, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया फॉर द एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का मतलब है हम एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये रहा। एक्सोथर्मिक के लिए बच्चों क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज होगा, तो डेल्टा एच विल बी इन दिस साइड, तो डेल्टा एच इस साइड है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो डेल्टा एच वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, भाई ये वाला क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पूरा आपका वहां शिफ्ट होगा जहां ये डेल्टा एच खत्म हो पाए, the equilibrium will be shift in the backward direction, ठीक, ये आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, ये सॉलिड वाटर में नहीं डिसॉल्व हो पाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही सॉलिड प्लस वाटर करेंगे इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो आप यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे
on increasing temperature delta H increases, and according to Le Chatelier principle, equilibrium shift in backward direction. इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में. Thus, for exothermic reactions, solubility of solid in water decreases. ठीक, तो एक्सो के लिए बच्चों डिक्रीज होता है और एंडो के लिए क्या होता है, इंक्रीज होता है. ये हमने किसके लिए लिखा है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So this is about the solubility of solid in water या फिर solid in any of the liquid. Now move to the next question, that is obtain the relationship between freezing point depression of the solution containing non-volatile non-electrolyte and its molar mass. ठीक, हमको मोलर मास निकालना है. इस तरीके के क्वेश्चंस हमने दिस इज वेरी इजी. तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी. तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो केएफ एम, एंड दैट केएफ इज नोन एज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक, मोलैलिटी क्या होता है आपका, मोलैलिटी की अगर बात करें, दिस इज योर मोलैलिटी. तो m इक्वल्स टू मोलैलिटी, एंड दैट इज मोलैलिटी विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन W kg solvent. ठीक, W kg solvent. So this is your number of moles of solute. ठीक, so m will be your what, m हो जाएगा आपके पास, let the solute will be your, हम मानते हैं उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. so that is number of moles कैसे निकाला जाता है, weight divided by molar weight. W kg को लिख देता हूं बच्चों में W1, and if it is present in the gram, W1 present in the gram, so it will be multiplied with the 1000. ठीक, so this is the molality. इस वैल्यू को अगर मैं 2 दे देता हूं इस इक्वेशन को, एंड दिस इज फर्स्ट, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें तो डेल्टा टीएफ में मैंने केएफ और वो वैल्यू पुट कर दी है, तो W2 by M2 डिवाइड बाय W1 into 1000. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से निकालना है किसका रिलेशनशिप, हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग एंड इट्स मोलर मास. तो दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीएफ विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हम यहाँ से डिटरमिनेशन करते हैं व्हाट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो मोलर मास अगर हम निकालेंगे, M2 विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो M2 की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज वेरी इजी. W2 by M2 W1 into 1000 डेल्टा TF. तो आपका हो जाएगा M2 is the molar mass, KF W2 into 1000 divided by M2 W1. So this is the molar mass, and your हमने डेल्टा TF को इधर नीचे लिखनी, डेल्टा TF आपका नीचे पहुंच जाएगा. So this is M2 ऊपर चला गया, तो डेल्टा TF here it is delta TF. So this is the relationship of the molar mass, molar mass of the solute and depression in the freezing point. So this is how the relationship will be. Okay. Next question, explain the diagram, the boiling point elevation in terms of your vapor pressure, lowering in vapor pressure. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल, उससे हम इस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको वर्ड्स में लिखेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा टीबी
का कर्व बनाना है हमें विद द वेपर प्रेशर लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर के टर्म में बनाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। तो क्या है कि सपोज अगर मैं आपको पिकनिक पे ले जाता हूँ, एक सब बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन वाले अगर कभी मुझे मिले और मैंने उनको देख के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और मैंने सोचा कि ये बच्चे ऑनलाइन में इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना इनको पिकनिक ले जाया जाए, कभी मिलोगे तो भाई पिकनिक चलेंगे, ठीक। तो वहां मैंने सोचा कि अभी भाई कोविड बहुत फैल रहा है, कोविड काफी सारा है, तो अभी कोविड वाला आ रहा चल रहा है, तो भाई इस टाइम पे मैंने सोचा सबको गर्म पानी पीना चाहिए। सो दिस इज योर वाटर। इस वेसल में आपका क्या है, मैंने एक वेसल लिया भाई, पिकनिक बनाने गए हैं एंड दिस इज वाटर। वाटर को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सोचा इसको बॉईल करके हम पहले एक गर्म पानी से दिन की शुरुआत करते हैं और मैंने इसको कवर कर दिया विद अनदर वन ऑफ द प्लेट, ठीक। प्लेट से मैंने इसको कवर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका वेपर्स बनेंगे। तो देयर इज सम वेपर प्रेशर। अब क्या हुआ भाई, कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम, उनको इतनी खुशी हुई मुझे देख के कि उन्होंने क्या किया, यार सर को बहुत दिनों बाद मिले हैं सर ऑनलाइन पढ़ा के, तो आज सर को परेशान किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, मस्ती करने के लिए कि इस पानी में पत्थर डाल दिया, ठीक, स्टोन डाल दिया। तो इन्होंने क्या किया, स्टोन पुट कर दिया, है ना। तो देयर इज सम स्टोन, एक दो स्टोन डाल दिए इन्होंने। मैं कहा आज सर को हम ऐसा करने नहीं देंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, स्टोन डाल दिया। जब यहाँ पत्थर डाल दिया है तो दिस इज योर स्टोन। सो स्टोन इज योर व्हाट, स्टोन अगर हम वाटर के कंपैरिजन में देखें, सो देयर इज नॉन वोलेटाइल एजेंट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो वेपराइज नहीं हो पाए इजीली विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट क्या है, पानी, और एक कंपोनेंट है हमारा स्टोन। तो स्टोन इज नॉन वोलेटाइल। स्टोन क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल, ठीक। तो दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। तो दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज, एंड दिस इज वाटर इज योर सॉल्वेंट। तो एक टाइम मैंने सोचा था कि जब पिकनिक मनाने गए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ हीट दिया, कुछ हीट देने के लिए भाई मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और मैंने कुछ अरेंजमेंट किया, तो मैंने सोचा कि इतने में शायद पानी बॉईल हो जाएगा। तो अगर इसी चीज का मैं कर्व बनाऊं और मैंने फिर बच्चों को पनिश कर दिया, मैंने बोला कि अब तो हमें कर्व बनाना है, ठीक। अब आप इस चीज का आपने मुझे कितना परेशान किया है, मैं आपको कर्व के फॉर्म में बता के ही रहूंगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इसका अगर हम कर्व बनाएंगे, इसको वर्ड्स में बाद में लिखेंगे इस पूरी कहानी को किया हुआ क्या है यहाँ पे। सो अगर इसका कर्व बनाया जाए, सो हियर इफ आई एम टेकिंग द वेपर प्रेशर को मैं Vp से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। This is vapor pressure and here it is your temperature. Here it is T is the temperature. So if I am plotting the curve between this one, तो मैं कुछ टेम्परेचर सिर्फ जब पानी था समझना इसको ध्यान से, सिर्फ अगर जब पानी था, स्टोन नहीं थे इसमें, इस वेसल में, so the curve will be what, भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे उसका वेपर्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, देखना समझना इस चीज को। if the temperature is increasing, so the vapors will be also increasing and the curve will be like this one. कर्व आपका कैसा आ जाता है, ऐसा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं, तो द वेपर प्रेशर इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और आपका इस तरीके से बढ़ता जा रहा है भाई। अब बात की जाए कि जब स्टोन डाल दिया, स्टोन हो गया, तो मेरा वेपर्स जो मेरे बने थे, यहाँ पे वेपर्स जो मेरे बने हैं, ठीक, इसको अगर हम देखें तो वेपर्स मेरे कितने बने हैं, यहाँ पे इतना बना है वेपर प्रेशर। इतने ही वेपर बनाने के लिए द स्टोन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशन में अगर स्टोन प्रेजेंट है और इतना ही मुझे वेपर बनाना है, तो मुझे जो इतने ही वेपर बनाना है, तो मुझे जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा।
सपोज मेरा कर्व ऐसा है, ठीक, सपोज मेरा कर्व कुछ इस तरीके से है ना, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर आपका वेपर ज्यादा बनते जाए। अब बात की जाए कि यहाँ पे दिस इज फॉर द ओनली व्हेन द सॉल्वेंट इज देयर। सॉल्वेंट का मतलब है जब हमारा क्या है H2O पानी का, जब हमने स्टोन डाल दिया, तो हमने स्टोन डाल दिया, ठीक। ये एग्जांपल आपको समझना है इससे, ये जो इधर साइड में लिखा हुआ है इसको एक वहां पे एग्जाम में लिख के नहीं आना, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो देखा जाए यहाँ पे जब आपने स्टोन डाल दिया तो क्या मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा भैया? पानी को बॉईल करने के लिए उतने ही पानी को बॉईल करने के लिए वाटर उतना ही है वेसल, तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो टेम्परेचर ज्यादा दिया। अब देखो टेम्परेचर में पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे देख रहे होंगे ज्यादा है, ये ज्यादा है, देखो यहाँ पे ज्यादा दे रहा हूँ मैं टेम्परेचर, और मेरा वेपर्स जैसे जैसे ज्यादा इधर वाला है हमारा कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है ना, तो दैट इज योर टेम्परेचर ज्यादा दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ, और उतने ही वेपर बनाने के लिए मैंने अब टेम्परेचर ज्यादा दिए। तो अगर इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अगर बना के देखूं यहाँ पे, तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा उतने ही वेपर्स बनाने के लिए। नाउ आई हैव टू गिव द मोर टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, इस टेम्परेचर को बोलेंगे, ये किसका टेम्परेचर है, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन व्हेन द नॉन वोलेटाइल इज प्रेजेंट। सॉल्यूशन का भाई जो स्टोन डाल दिया आपने, सो दिस इज द टेम्परेचर, उतने ही वेपर्स बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर देना पड़ा, कितना, इतना, और इसको मैं बोल देता हूं दैट इज TB, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मुझे बॉईल करने के लिए। So this is known as the boiling point of solution. Boiling point of solution. और सिर्फ सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, दैट इज TB नॉट, इसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों BPT से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे कितना ज्यादा देना पड़ा, मैंने बच्चों को बताया देखो आपकी शरारत की वजह से मुझे इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, तो इसको बोला जाएगा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, दिस इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा TB, दिस इज नोन एज डेल्टा TB। तो डेल्टा TB कितना आ गया, डेल्टा TB हो गया TB माइनस TB नॉट, और इसी को आप जब वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई कि इसी को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब हमारा सॉल्यूशन है द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ठीक, तो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, इफ नॉन वोलेटाइल, ग्राफ को बनाने के बाद साथ ही साथ में आप ये सारे वर्ड्स लिखेंगे सो दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स। इफ नॉन volatile solute is added in solvent, then for same vapor pressure as that of pure solvent, then same vapor pressure needed more temperature, ठीक, TB। तो and the temperature elevated is known as elevation in boiling point, ठीक, तो that is delta TB equals to TB minus TB naught। और इसको लिख देंगे बच्चों दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
This is boiling point of solvent. This is how the curve will be, and इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. ठीक, कर्व बनाना और समझना इज इम्पोर्टेंट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट इज फिश जनरली needs O2 concentration in water at least 3.8 milligram for survival. This is the concentration given in milligram per liter for the O2 concentration जो fishes survive करते हैं. What partial pressure of O2 above the water is needed for the survival of the fish? Given the solubility of O2 in water at 0 degrees Celsius and 1 atm partial pressure is this one. ठीक, तो हमको एक्चुअली निकालना क्या है? पार्शियल प्रेशर निकालना है. O2 का अबव द वाटर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश. फिश को सर्वाइव करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है ऑक्सीजन का अबव द वाटर. गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 का सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है हमें इतना इतना एंड द पार्शियल प्रेशर इज दिस वन. तो अगर देखा जाए बच्चों तो पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है एंड द सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ हमें क्या बोलता है? दैट सॉल्युबिलिटी जो होता है आपके पास, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर में, ये क्या है हमारा गैस का लिक्विड में डिसॉल्व करना, ठीक, सॉल्युबल करना. तो हमें क्या होगा भाई? गैस को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं इन द लिक्विड, सो वी रिक्वायर्ड सम प्रेशर. तो हेनरी लॉ बोलते हैं कि जितनी ज्यादा गैस उतना ज्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा. जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व करोगे उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक, तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी आपकी, दैट इज योर KH into that is P, KH into P. और यहां पे अगर हम देखें कि KH सॉल्युबिलिटी क्या है, दैट इज 2.7. सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी? दैट इज योर 2. दिस इज आवर सॉल्युबिलिटी. अगर देखा जाए दिस इज तो 2.2 into 10 to the power -3 KH. एंड प्रेशर किसका भाई? हमको कब लेके आना है? O2 अबव द वाटर, पानी के ऊपर. तो पानी के ऊपर क्या हो जाएगा? दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. भाई ये सपोज दिस इज योर वाटर एंड हियर इट इज, ये मछली जल की रानी है, बिल्कुल एकदम इस तरीके से आपका फिश है. अच्छा नहीं बना है बट समझ लो ऐसा फिश है. तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? दैट इज 1 atm. तो 1 atm अगर मैं प्रेशर लेता हूं एंड 1 atm इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 1 bar, बिकॉज हियर इट इज जो हमें प्रेशर अच्छा चलो atm में ही कन्वर्ट कर लो बिकॉज द आंसर विल बी गिवन इन द atm. सो प्रेशर विल बी 1 atm, ऑलमोस्ट 1 atm. सो KH का वैल्यू आ गया अपने पास कितना? KH का वैल्यू आ गया दैट इज 2.2 into 10 to the power -3 mole per liter. This is KH. अब बात किया जाए यहाँ पे कि 3.8 मिलीग्राम पर लीटर इतना O2 तो चाहिए ही होता है फिश को सर्वाइव करने के लिए. इतना O2 तो चाहिए ही होता है फिश को सर्वाइव करने के लिए. तो इसको मैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले आता हूं. दिस इज द मिलीग्राम पर लीटर. तो अगर मैं इसको मोल्स पर लीटर में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 इतना था आपके पास 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3.8 मिलीग्राम है. ठीक, और इसी को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करता हूं, ठीक, इसी को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करता हूं तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3.8 मिलीग्राम O2 है, तो 3.8 डिवाइड बाय मोलर मास 32 ग्राम. ठीक, और 3.8 मिलीग्राम का मतलब है 10 to the power -3, ठीक, ग्राम. ठीक, इतना आपके पास ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. तो दैट इज योर, ये क्या हो जाएगा? दोनों ग्राम से ग्राम कट जाएंगे आपके यहाँ पे, और आपका आ जाएगा दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स. तो 1 लीटर में इसको सॉल्व करें अगर हम 3.8 एंड दिस वन, तो आप
आपका ऑलमोस्ट आना चाहिए। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ से एक जीरो लगा दिया, 320 है एंड दिस इज योर 2 से अगर इसको कट करेंगे तो आपका बन जाएगा 19 एंड दिस इज आउट टू बी 160, ठीक है। और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 टू दी पावर -4 और ये ऑलमोस्ट 1.18 समथिंग आएगा, ठीक। अगर आप देखेंगे बच्चों, ये एक जीरो को उधर भेज दिया, 10 टू दी पावर -4 हो गया, 19/16 इज 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1.2 मान लो या 1.18 मान लो, इतना आ गया मोल। ये मोल में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम 3.8 ग्राम था, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया। किसी मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, सो दैट इज द नंबर ऑफ मोल। सो दिस इज व्हाट, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल। और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं दैट इज द कंसंट्रेशन। 1 लीटर में इतने मोल है तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, 1 लीटर में जितना मोल होता है उसको बोला जाता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है 1.18, ठीक। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है number of moles present in 1 liter solution, so this much is the mole present in 1 liter solution, ठीक। तो इतना आपके पास आ गया 1.18 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर, -4 मोल पर लीटर, ठीक। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक। तो दिस मच इज द मोलैरिटी, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन। अब अगर हमें देखें कि कितना प्रेशर नीडेड है, कितना प्रेशर लगेगा, तो दैट इज अगेन, अगर हम देखा जाए तो प्रेशर हो जाएगा आपके पास, सॉल्युबिलिटी कितना था, सॉल्युबिलिटी KH विल बी और दिस वन, ठीक। KH आपका इतना है एंड हमें इतना चाहिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मींस द मोल पर लीटर, सो दैट इज 1.18 into 10 to the power -4 डिवाइड बाय, इसको कर देंगे 2.2 into 10 to the power -3, 2.2 into 10 to the power -3, ठीक। एंड दिस इज मोल पर लीटर। ये क्या आया है आपका, मोल पर लीटर। और ये बच्चों 1 ATM था, तो ATM इधर नीचे आ गया, ATM हम लिखना भूल गए, तो ATM आपका नीचे आ गया, ATM इधर नीचे चला गया, दिस इज मोल पर लीटर, ठीक। तो आपका इस तरीके से हो गया। तो मोल पर लीटर ATM, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, ATM ऊपर चला गया, तो ATM में आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू योर 1.2 है, ये 2.2 है, तो 0.5 into 10 की पावर -1 आएगी। बच्चों इसको इससे कट कर देंगे हम इससे, तो 10 की पावर -1 बचेगा, और ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है भाई, जस्ट डबल ही है, तो 0.5 समथिंग आएगा, तो 0.05 ATM। और आप आंसर देख पा रहे होंगे तो इतना ही कुछ है आपका 0.05 ATM। तो ऑलमोस्ट अगर आप राउंड ऑफ करके करेंगे तो दैट विल बी लाइक द प्रेशर अबव द वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश, ठीक। सर्वाइवल ऑफ द फिश के लिए इतना आपका प्रेशर कुछ लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। प्रैक्टिकली भी हम इसको सोच सकते हैं और इस तरीके से बाय द हेनरी लॉ। So the next question is the vapor pressure of the water at 20 degrees Celsius is 17 mmHg. What is the vapor pressure of the solution containing 2.8 gram urea in 50 gram of water? So you all know कि वेपर प्रेशर में डील किया जा रहा है विद द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सो हम जो यहाँ पे लगाएंगे दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगना है और कैसे सोचना है। तो जब भी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर का जिक्र किया हो विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, तो इट विल अप्लाई हियर द। और जब भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा है, सो वेपर प्रेशर से डील हो रहा है, दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगाना है। RLV रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस P, ठीक, डिवाइड बाय P0। P0 रिप्रेजेंटिंग फॉर द प्योर सॉल्वेंट, P representing for the solution, P0 minus P solution will be the mole fraction of your solute होता है, और mole fraction of solute हम लेते हैं N2 by N1, ठीक। N2 by N1 plus N2, और N2 को हम बच्चों नेग्लेक्ट कर देते हैं because it is very small, नेग्लेक्ट कर देते हैं because it is very small।
सो द फॉर्मूला इज n2 by n1, मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया यहाँ पे आपको, और आप देख पा रहे हैं कि P0 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P0 इक्वल्स टू n2 by n1। आंसर एकदम यही आएगा नेग्लेक्ट करने के बाद भी, ठीक। नेग्लेक्ट इसलिए किया बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। सो द फॉर्मूला इज दिस वन, ठीक। यूरिया का मास आपको पता है बच्चों 60 ग्राम होता है, बिकॉज हियर इट इज गिवन यूरिया। तो यूरिया अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, दैट इज NH2CO, NH2 होता है एंड द मोलर मास इट विल बी 60 ग्राम। इसका कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन का, दो नाइट्रोजन है 28, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन 4 है तो 4, सबको ऐड करेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी 60 मोलर मास। सारी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, हियर इट इज गिवन दैट 17 mmHg दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का दिया हुआ है, पानी, ठीक। तो 17 दिया है, मतलब P0 मतलब किसका है, प्योर वाटर। लिख ही लेते हैं यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज। सो दैट इज P0 इज फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर water that is given out to be 17 mmHg. N2 is the number of moles of your solute, N1 is the number of moles of your solvent. P solution is the vapor pressure of the solution which we have to calculate here, हमको जो यहाँ पे निकालना है। तो अगर बात किया जाए दैट इज P0 कितना रखेंगे यहाँ पे 17 माइनस P सॉल्यूशन जो हमको निकालना है 17, N2 क्या होता है, दैट इज योर W2 by M2 एंड N1 क्या होता है W1 by M1, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा W2 कितना दिया हुआ है, ठीक। W2 इज योर, W2 दिया हुआ है वेट ऑफ यूरिया 2.8 ग्राम, ठीक। M2 इज द मोलर मास ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, NH2CO का 16, फिर आपका नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 12, ठीक। यूरिया आपका होता है NH2CO NH2, ठीक। अभी लिखा था बच्चों NH2CO NH2, सबका मोलर मास हमने लिख दिया, सो दैट इज कम आउट टू बी 60 ग्राम, ठीक। फिर आपका W1 दिया हुआ है कितना 50 ग्राम दिया है पानी, 50 ग्राम वाटर, मोलर मास होता है बच्चों वाटर का M1 विल बी 18 ग्राम। So these are the terminologies, 17 minus P solution divided by 17 equals to W2 की वैल्यू 2.8 डिवाइड बाय 60, W1 जो हो जाएगा हमारे पास कितना है 50 डिवाइड बाय 18, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पे, ये ऊपर गया ये नीचे आएगा, सो 17 माइनस P सॉल्यूशन 17 2.8 into 18 divided by 60 into 50, यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 17 का अगेन उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं इसी स्टेप में आपका थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए 17 का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर वाला उधर ऊपर चला गया, ठीक। और आपका हो जाएगा हियर इट इज 16 है, 60 है, 50 है, ठीक। 6 5 30, तो 2.8 into 18 into 17, 6 5 30, दो जीरो लगा दिए 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, सो इट विल बी कम आउट टू बी 1000 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो 17 माइनस P सॉल्यूशन, ये हो गया आपके पास P सॉल्यूशन, सो दिस विल बी योर कम आउट 17 minus P solution, so this is come out to be 2.8 into 6 into 17 into 10 की power minus 3, so P solution उधर जाएगा, बाकी इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be come out to be, अगर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 into 3 करता हूँ तो 51 and 51 into 6 तो आपका 300.29 समथिंग आएगा, ठीक। 0.29 समथिंग आ जाएगा आपका mmHg, ठीक। 17 माइनस P
सॉरी ये MMHG कहाँ से 0.29 बच्चों मैं ऐसे कर लेता हूँ देखो 2.8 को मैंने 3 मान लिया ठीक 17 3 का होता है 51 और इसको मैंने मान लिया 6 ठीक तो 51 को 50 कंसिडर कर लिया 50 इंटू 6 करेंगे तो ऑलमोस्ट कम आउट टू बी आपका हो जाएगा 30 ठीक 300 हो जाएगा और उसको अगर हम 10 टू द पावर -3 से करेंगे तो दैट इज कम आउट टू बी 0.3 तो मैंने 0.29 मान लिया थोड़ा सा कम मान लिया क्योंकि मैंने ज्यादा लेके यहाँ पे कंसिडर किया था तो मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हैं आपने आपको बताइए सो द पी सॉल्यूशन विल बी और 17 माइनस 0.29 so that is come out to be ठीक आपका 17 में से 0.29 चला जाएगा तो दिस इज 16 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा दिस इज द पी सॉल्यूशन एंड दिस इज इन द MMHG तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आंसर भी हमारा ऑलमोस्ट 16.17 है ठीक इतना ही है 71 और 17 ठीक तो इतना आपके पास आ जाएंगे 7 ठीक सॉल्यूशन 16.2 दैट इज करेक्ट इस तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक 5% aqueous solution by mass came out to the sugar is the molar mass 342 gram has freezing point this much तो 270 Kelvin calculate the freezing point of the 5% aqueous solution देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको देख लेना है कि 5% एक्वस सॉल्यूशन शुगर केन की बात की है हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है दूसरा पार्ट आपका जो स्टार्ट होता है यहाँ से होता है कैलकुलेट द दिस वन एंड दिस थिंग तो दैट इज टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दो पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन के और आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट से अगर मैं निकालूं सारी चीजें हमको क्या निकालना है सेकंड पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और फर्स्ट पार्ट में आपको चीजें दिया हुआ है तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लोगे KF निकाल लोगे यू वांट हियर द KF तो 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास का मीनिंग होता है ठीक 5% एक्वस सॉल्यूशन और दैट इज बाय मास का मतलब होता है ठीक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर बाय मास का मीनिंग होता है दैट इज 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन बच्चों इसका मीनिंग प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ठीक 100 ग्राम सॉल्यूशन तो 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है 5 ग्राम आपका बच्चों सॉल्यूट है और 100 ग्राम के सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना हो गया 95 ग्राम सॉल्वेंट कितना हो गया 95 ग्राम तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है तो डेल्टा TF होता है KFM ठीक हमको निकालना है KF डेल्टा TF जो है आपका क्या हो जाएगा TF नॉट माइनस दिस वन ठीक TF नॉट माइनस TF होता है डेल्टा TF KF की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन W kg सॉल्वेंट तो मोलैलिटी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए W2/M2 ठीक मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट sorry W2/M2 is the number of moles of the solute and W1 is the mass of the solvent so molality जो होता है आपके पास that is the number of moles present in W kg solvent so this is W1 I am representing for the solvent and if it is in the present in the gram क्योंकि सारी चीजें ग्राम में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 का सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करोगे तो विल गेट हियर द आंसर TF नॉट जो बच्चों ने यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए TF नॉट होता है प्योर वाटर का यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है ना तो बच्चों सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF नॉट जो TF नॉट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जो है यहाँ पे आपका क्या है सॉल्वेंट जो है आपका पानी तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज आउट टू बी 0 डिग्री सेल्सियस और इसको बोलेंगे 273 केल्विन ठीक सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रखूं 273 माइनस दिस इज TF बच्चों आपको दिया हुआ है कितना
271 केल्विन दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट का पहला क्वेश्चन आया है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक, तो दैट इज 271 केल्विन। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया जाए तो दैट कम्स आउट टू बी 273 माइनस 271 इक्वल्स टू KF हमको निकालना है। W2 इज द वेट, वेट इज गिवन फॉर द 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास M2। बच्चों ये W2 क्या है, 5 ग्राम किला, और M2 क्या है, मोलर मास किसका, शुगर का। शुगर का मोलर मास कितना दिया, 342। तो 342 डिवाइड बाय W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट बचा हुआ कितना होगा, 100 ग्राम में से 95 ग्राम, 95 ग्राम इनटू 1000। यहां से बच्चों आप निकाल लेंगे, ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया इनटू 95, ठीक, इनटू 342 डिवाइड बाय 5 इनटू 1000 इक्वल्स टू KF। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा दैट इज KF विल बी, और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ये इससे कट जाएगा, 5 से दिस वन 1 एंड दिस इज 19 ऑलमोस्ट, ठीक, तो दिस इज ऑलमोस्ट 20 40 44 3 जा 12 एंड 12 और 3 पॉइंट समथिंग 14 kg पर मोल। हवा में हो गया है ये कैलकुलेशन, ठीक, ऐसे किया है। 19 को 20 मान लो, 22 जा 40, 40 इंटू 350 करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट इट कम्स आउट टू बी और 14 समथिंग, और 30 से डिवाइड करके तो 14 के आसपास आएगा आपके पास, ठीक, इतना कुछ आपके पास हो जाएगा। तो KF निकाल लिया, तो अब हमें करना क्या है, अब हमको करना है बच्चों यहाँ पे, तो KF हमारे पास आ गया है, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक, KF हमने इसलिए निकाला है सो दैट वी विल डील विद दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ताकि हम इसके साथ डील कर पाए, यहाँ पे इस पार्ट के साथ हम डील कर पाए। सो 5% aqueous glucose solution, calculate the freezing point 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये भी आपका परसेंटेज बाय मास की बात की गई है, 5% aqueous solution जो दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास KF आ गया है, सो व्हाट इट विल बी, सीधे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हियर इट इज डेल्टा TF फॉर द ग्लूकोज, कितना हो जाएगा, हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, निकालना है किसका, सॉल्यूशन का निकालना है, TF निकालना है फॉर द ग्लूकोज, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। डेल्टा TF ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, KF इनटू मोलारिटी, ठीक, तो KF इनटू मोलारिटी, और मोलारिटी फिर से अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक, डेल्टा TF को लिखा जाएगा आपका, दैट इज, इधर ही लिख देते हैं, सॉरी, TF नॉट माइनस TF, KF मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, W2 by M2, नाउ इट विल बी मोल्स किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे, ये किससे डील किया जा रहा है, ग्लूकोज के, ठीक, सो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू वन, दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, इनटू, ठीक, तो डेल्टा TF नॉट की अगर बात की जाए, TF नॉट की, अच्छा अभी TF नॉट को हम नहीं लिखते हैं बिकॉज वी हैव गिवन हियर डेल्टा TF, ठीक, तो अभी हम इस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, सो विल पुट हियर को सीधे हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक, तो डेल्टा TF नॉट इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, KF एंड मोलारिटी विल बी, और मोलारिटी कितना हो जाएगा आपके पास, इसको निकाल लेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी, डेल्टा TF निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में TF निकालना है, KF मोलारिटी हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 by M2, ठीक, डिवाइड बाय W1 into 1000, ठीक, सो डेल्टा TF यहाँ से निकल के आता है, KF बच्चों 40 निकाला था, W2 by M2 इज फॉर द ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है बच्चों, 5% का मतलब फिर से आपके लिए यहीं पे अगर लिखा जाए 5% एक्वस सॉल्यूशन, 5% एक्वस ग्लूकोज बाय मास का मीनिंग होता है, नहीं लिखा हुआ है मास तो हमको लेके चलना है, 5 ग्राम
ग्लूकोज present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है तो 5 और वापस से सॉल्वेंट 95, सॉरी मोलर मास आएगा ना, तो दिस इज मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज विल बी 180 ग्राम and mass of solvent W1 is the mass of solvent, so here it is again 95 into 1000, तो डेल्टा TF जो निकल के आएगा 14 into 5 by 180 into 95 into 1000, बच्चों एक जीरो से एक जीरो गया यहाँ पे, ठीक। और 5 को इससे करेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी 19 और इसको 20 मान लेंगे हम, 20 को इससे कट करेंगे तो 5 इंटू 24, 4 आपका इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको ज्यादा लेके चलेंगे तो 4, डेल्टा TF आ गया बच्चों 4 केल्विन, ठीक, 4 केल्विन आ गया आपके पास यहाँ पे, और डेल्टा TF होता है TF नॉट माइनस TF नॉट, TF निकालना है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, TF को इधर भेज देंगे तो TF नॉट माइनस डेल्टा TF नॉट इज द प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस 4, तो आगे आपके पास कितना 269 केल्विन, दिस इज TF, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक। ये आपके थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। बच्चों हमेशा यूनिट्स प्रॉपर्ली लिखना है, साथ ही साथ में आपको आंसर को हमेशा मार्क करना है, ठीक है। तो 269 केल्विन आ गया आपका आंसर, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। Now we'll move to the next question. I hope this is clear to you. दो पार्ट थे क्वेश्चन की, एक पार्ट से हमने KF निकाला और दूसरे पार्ट से हमने इस तरीके से आपका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया सॉल्यूशन। Now next question will be a solution of the citric acid. This one 50 ग्राम एसिटिक एसिड, बॉइलिंग एलिवेशन इज दिस वन, और Kb फॉर दिस वन, ठीक। एलिवेशन दे दिया डेल्टा TB, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड Kb दिया हुआ है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा, डेल्टा TB क्या हो जाएगा आपके पास Kb इंटू मोलैलिटी, ठीक। तो Kb कितना दिया 3.07, डेल्टा TB कितना दिया 1.76, ठीक, 1.76, सिंपली आप क्या कर दोगे भाई, डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी इज योर दिस वन m पूछा हुआ था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, एकदम जैसे लड्डू है, 3.07, तो दिस कम आउट टू बी 1.5 है और ये है तो 0.573 आ जाएगा, 0.573, एंड दैट इज मोलैलिटी होती है किसमें, m में ही, तो दिस इज मोलैलिटी आ गया बच्चों, ठीक, इतना ही ऑलमोस्ट आएगा, तो 0.573 किया, कैलकुलेट करके देख लेंगे आप, ठीक। सो दिस इज वेरी इजी, जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं वो मैं आपको डील करना बताता हूँ विद द राउंड अप। यहाँ पे किस टाइप के कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए सो दैट इज योर आपका एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द डेंसिटी इज दिस वन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस वन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस वन, द मोलर मास विल बी, मोलर मास आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्यों ना यहाँ पे हम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पूछा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका डेंसिटी दिया हुआ है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है एंड द फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, ठीक। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका सॉल्यूशन का दिया हुआ है, मतलब TF दिया हुआ है, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया है, दिस इज TF दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और हमको निकालना है मोलर मास, ठीक है, इजी, ठीक। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डील करना पड़ेगा, हमको क्या नहीं पता है, हमको मोलैलिटी नहीं पता है। देखो जब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, मोलर मास निकालना है, तो हम कोई कंसंट्रेशन टर्म निकाल के उससे आ जाएगा। तो कोई कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये है कि मोलैलिटी या मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज इजी कि हम जो फॉर्मूला लगाएं वो लगाएं डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मोलैलिटी। व्हाई?
क्योंकि डेल्टा टीएफ निकालना आसान है। डेल्टा टीएफ होता है बच्चों टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक, इक्वल्स टू केएफ एंड दिस इज मोलैलिटी, ठीक। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, अभी बताता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टीएफ नॉट बच्चों, यहाँ पे हमें देखो एक चीज और सबसे मिस्टेक होती है, डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, तो टीएफ नॉट होता है प्योर का, और प्योर क्या है, सॉल्वेंट क्या है बच्चों, एक्वस लिखा हुआ है, तो सॉल्वेंट आपका जो हो गया, क्या हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है पानी, पानी 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 हो गया, ठीक। वाटर, तो वाटर का कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टीएफ कितना दिया हुआ है यार, माइनस 1.03 इक्वल्स टू केएफ, क्या केएफ हमें दिया हुआ है, केएफ भी नहीं दिया, क्या केएफ होता है बच्चों पानी का, याद रखना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है केएफ, ठीक। केएफ फॉर वाटर, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर वाटर, याद रखना है फॉर वाटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे वाटर की 1.86, मोलैलिटी आपका क्या हो जाएगा, मोलैलिटी तो हमें निकालना ही, तो बस आपके पास आ गया आंसर यहाँ पे 1.86, 1.03 डिवाइड बाय 1.86 इक्वल्स टू m, और m की वैल्यू यहाँ से 1 है और ये है, तो आपके पास 0.55 आएगी, ठीक, 0.55 आएगा आपका m का वैल्यू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी निकाल लिया बच्चों, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक। मोलैरिटी और मोलैलिटी अगर हम सेम लेके चलेंगे, मोलैरिटी, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको सेम लेके चलना है, तो मोलैलिटी, वैसे तो हमारा एक कन्वर्जन होता है, बट आपको हम इसको निकाल सकते हैं एग्जैक्ट भी, बट वी हैव टू, भाई हम ऑलमोस्ट बराबर लेके चलेंगे, तो दैट इज मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर है। वो मोलैरिटी क्यों लिया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मैंने कैलकुलेशन किया, मोलैलिटी निकाला, मोलैलिटी ऑलमोस्ट बराबर होता है मोलैरिटी की, और मोलैरिटी अगर हमें पता लग गया तो हमें पाई ऑस्मोटिक प्रेशर सीआरटी दिया है, मोलैरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी पता लग गया, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, कंसंट्रेशन पता लग गया, आर पता है, टी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे मोलर मास निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे बच्चों मोलर मास निकाल लेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। तो मोलैरिटी एंड मोलर मास आपको इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका दैट इज आई नहीं, मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दैट इज योर मोलैरिटी आ गया है। अब हमको डील क्या करना है, देखो निकालना हमको क्या है, दैट इज द मोलर मास, तो मोलर मास निकालना है तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से निकाल सकते हैं, बट हियर द डिफिकल्टी विल बी, और अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो हमें मास नहीं दिया है, गिवन मास जो होता है सॉल्यूट का, तो बच्चों हमको डील करना पड़ेगा, एक टर्म दिया हुआ है डेंसिटी, तो अब ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले मोलैलिटी निकाला, मोलैलिटी को ऑलमोस्ट मोलैरिटी के बराबर मान लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो निकाला जाता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ऑलमोस्ट आपके पास, दैट इज तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम जब मोलैलिटी मोलैरिटी बराबर है तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1000 ग्राम, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, बिकॉज डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक, और अगर डेंसिटी आपका वाटर का इतना दिया हुआ है, और सॉल्वेंट सपोज इट इज योर वाटर, बिकॉज हियर इट इज गिवन द एक्वस, तो वाटर का डेंसिटी से हम मास ऑफ सॉल्वेंट ने पता कर 1 ग्राम पर ml है, और मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूशन दोनों बराबर, और ये कब बराबर होता है, इन केस 1 kg और 1 लीटर कब बराबर होगा, वाटर के केस में, और वाटर हमारा सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो बच्चों मैंने जितना 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम, और हम बोले 1 लीटर 1000 ग्राम मतलब 1000 ml, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बराबर लेके चला है, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं
तो दैट मींस मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। तो 1 केजी 1 लीटर इक्वल मतलब 1000 ग्राम 1000 ml इक्वल, दैट मींस हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट हमने दिया होगा 1000 ग्राम, तो दैट इज 1000 ग्राम। और यहां से अगर मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, मास of solution and volume of solution। सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अगर हम लेके चलते हैं बच्चों यहाँ पे 1000 ml और डेंसिटी आपको गिवन है कितना 1.063 ग्राम पर ml में वो दिया ग्राम पर ml है, हाँ सॉरी लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक, ग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो इस लीटर को अगर मैं ऊपर ml में कर दें तो ml में कितना हो जाएगा 1.063 into 1000 equals to mass of solution divided by 1000 ml। सॉरी इधर आपका 1000 नहीं आएगा, दिस इज 1.6 एंड दिस इज योर ml से ml कट जाएगा आपके पास, दिस इज कितना हो गया ग्राम पर लीटर, ओहो ml है, दिस इज एन ml, वही तो मैं बोलूं कि ये लीटर में कैसे आ रहा है, ठीक, दिस इज ml गिवन ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ऐसा कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है। तो ग्राम पर ml है ये 1000 ml, तभी तो ml से ml कटेगा, तो 1063 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सॉल्वेंट पता है तो सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक 106। तो हमारा सॉल्वेंट कितना है बच्चों, सॉल्वेंट 1000 ग्राम। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1063 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 1063 माइनस 1000, तो 63 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से अब आप निकाल दो क्या, मोलर मास। सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया, मास मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक हियर द मोलैलिटी आपका क्या होता है, मोलैलिटी होता है W2 by M2 डिवाइड बाय W1 into 1000। तो अब हमें M2 निकालना है बच्चे, हमें M2 निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलैलिटी कितना दिया हुआ था आपका, मोलैलिटी हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.55 आया था, ठीक। इसको हमने सॉल्व किया था तो 0.55 आया था। मोलैलिटी यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, दैट इज 0.55, बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। तो 0.55 W2 अगर बात करें मास ऑफ सॉल्यूट 63, M2 हमें निकालना है, W1 1000 इंटू 1000, ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम इंटू दिस वन, तो M2 हो गया 63 by 0.55 एंड दैट इज नियरली इक्वल्स टू 340 ग्राम। दिस इज द मोलर मास, ठीक, this is the molar mass of the solid. So this is the answer is given here, it is 334 gram per mole, but इतना आ नहीं रहा है, आ कितना रहा है आपका, that is I think 140 114 something आ रहा है, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो that is almost equals to 114 ग्राम, ठीक है।
0.5 1/2 जस्ट डबल हो जाएगा तो 112 समथिंग 114 समथिंग आएगा। तो दिस इज योर मोलर मास, ठीक है। सो इस तरीके से करेंगे व्हेन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बस दोनों बराबर है। जब हमने मोलैरिटी इक्वल लिया है तब आपका 114 आंसर आएगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, A mixture of benzene and toluene contain 30%। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखना है, ये हमारा assumption, this is our assumption, assume किया है। और आपने देखा होगा हमेशा almost in every question in the solution, ठीक, हम मोलैरिटी एंड मोलैरिटी को ऑलमोस्ट बराबर लेके चलते हैं। जब मोलैरिटी और मोलैरिटी आपका बराबर है दैट मींस 1 kg 1 लीटर के बराबर माना है। तो 1 kg 1 लीटर के बराबर कब होगा, दैट इज 1000 ग्राम, when the density is 1 gram per ml। So here the calculation and everything will be correct, only the answer is different, so that is 114 gram, that is correct। Next, a mixture of the benzene and the toluene 30% contains 30% by mass of toluene at 30%, sorry 30 degrees Celsius, vapor pressure of the pure toluene is this much and that of the pure benzene is this much। pure solvent pure benzene का इतना दिया हुआ है। assuming that two liquids from the ideal solution, calculate the total pressure and partial pressure of the each of the constituent above the solution। पार्ट एंड पार्सल में जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है आपको रीड करना है और डाटा को लिखते हुए चलना है। वेपर प्रेशर आपको प्योर टॉल्यूइन का दिया है, प्योर बेंजीन का दिया है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे प्योर टॉल्यूइन प्योर बेंजीन का दिया मींस पी नॉट की बात की गई और आपको टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर बाय द डाल्टन्स लॉ क्या होता है, if the two components will be present the total vapor pressure, अगर दो कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में हैं, ठीक, और ये आपका कोई सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट हैं, बोथ ऑफ देम आर योर नॉन पोलर, टॉल्यूइन और बेंजीन दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सपोज दिस ये 1 और 2 टाइप के कंपोनेंट है और इनको हीट किया हमने, ठीक, जब इनको हीट करते हैं so you get here the two vapor pressures like your this is suppose फर्स्ट का है और दूसरा वाला आपका किसका है, सेकंड का है। so by the Dalton's law क्या होता है आपका, that is solution will be P total will be the P1 plus P2। P1 plus P2 is the vapor pressure of the individual components toluene and benzene। suppose मैं P1 ले लेता हूँ for the आपका टॉल्यूइन के लिए और P2 ले लेता हूँ फॉर द बेंजीन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास P नॉट x1 प्लस P नॉट 2 x2 एंड दिस इज द टोटल दिस वन। हमको P टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर, ठीक। अब बात किया जाए यहाँ पे आपको कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन कंटेन 30% बाय मास ऑफ टॉल्यूइन। 30% मास दिया हुआ है टॉल्यूइन का, 30% टॉल्यूइन बाय मास का मतलब है 30 ग्राम टॉल्यूइन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। तो टॉल्यूइन का मास कितना है, 30 ग्राम और सॉल्यूशन है आपका कितने का, 100 ग्राम का, 100 ग्राम भी सॉल्यूशन में है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 30 तो दैट इज 70 ग्राम। मास ऑफ टॉल्यूइन कितना है आपके पास, 30 ग्राम, जो कि दिया हुआ 30% का मतलब है 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम टॉल्यूइन है, तो बचा हुआ क्या है, बेंजीन है, 70 ग्राम। अब P टोटल निकालना है तो P1 हमने माना है क्या, टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन का आपका कितना दिया, 36.7 दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। तो दिस इज द प्योर, so that is we'll put here 36.7। x1 is the mole fraction। mole fraction क्या होता है बच्चों, x1, इसको अगर हम अलग से निकाल लेंगे तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको हम अभी इधर ही रखते हैं एंड we'll see here, ठीक, that is x1 क्या होता है आपका,
x1 is the number of moles of 1, number of moles of 1 plus 2. 1 वाला कंपोनेंट हमने किसको माना है बच्चों, टोल्यूइन को माना है. So x1 is the mole fraction, x1 is the mole fraction of toluene, mole fraction of toluene. ये टोल्यूइन का माना है. तो क्या हो जाएगा, x1 नंबर ऑफ मोल्स टोल्यूइन के कितने, मास ऑफ टोल्यूइन कितना है 30 डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास कितना होता है टोल्यूइन का, दैट इज योर फार्मूला. अगर देखा जाए टोल्यूइन का मोलर मास, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं m1 मोलर मास ऑफ टोल्यूइन. तो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज टोल्यूइन होता है बच्चों C7H8. ठीक, 7 into 12 plus 8 into 1, ये हो जाएगा आपके पास 92 ग्राम. तो 92 डिवाइड बाय 30 बाय 92 प्लस N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर बेंजीन. बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है बच्चों 70, और मोलर मास होता है बेंजीन का, आपको सभी को पता होना चाहिए. मोलर मास ऑफ बेंजीन विल बी 78 ग्राम. सो 78 ग्राम. यहां से x1 की वैल्यू जो निकल के आएगी, इस पूरे को सॉल्व करेंगे. ठीक, दैट इज वेरी इजी सॉल्यूशन. तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोल्यूइन विल बी और 0.26 आ जाएगा. 0.26 समथिंग आएगा आपके पास x1. तो यू विल पुट हियर द 0.26 x1 प्लस आपका P2 नॉट, जिसको बोलेंगे बेंजीन. 2 हमने लिया बेंजीन को, तो 118.2 एंड 1 में से x2 कैसे निकालेंगे बच्चों, x2 आ जाएगा आपके पास 1 माइनस x1. तो 1 माइनस 0.26 अगर देखा जाए तो ये आपके पास ऑलमोस्ट हो जाएगा, दैट इज कम आउट टू बी 0.73 x2. तो x2 0.73 हो गया, 0.73. तो P टोटल अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकालता हूँ तो दिस वन विल बी और टोल्यूइन का हो जाएगा 36 को 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.78 प्लस दिस कम्स आउट टू बी और 86.7. ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं लिख सकते आप, वरना आपको थोड़ा, क्योंकि पॉइंट्स में दिया हुआ है. सो दैट इज P total will be the total vapor pressure. So that is comes out to be कितना हो जाएगा 86 और 9 point, this is your something out to be 97 या फिर 96.48 mmHg. This is the total vapor pressure. ठीक, तो टोटल वेपर प्रेशर आपका P टोटल इतना ही आया है, हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना था. ठीक है, तो इस तरीके से आ गया. और साथ ही साथ में अगर आपको निकालना है सिर्फ बेंजीन का, है ना, बोला है कि टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट अबव सॉल्यूशन. ईच कंपोनेंट का पूछा है तो ईच कंपोनेंट का कितना आ गया, बेंजीन वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, बेंजीन वाला ये. बेंजीन का इंडिविजुअल इतना आएगा, वेपर प्रेशर, जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होंगे बेंजीन का इतना, और टोल्यूइन का कितना इतना. So this is the total vapor pressure. Spotting will be or at 25 degrees Celsius 0.1 CH3 1 point dissociated. Calculate the freezing and osmotic pressure of the solution assuming molality and mol. देखो इन्होंने जो अपन ने क्वेश्चन किया था इसमें आंसर अपना थोड़ा सा मिसमैच हुआ था. तो देखो इन्होंने बोल दिया assuming molality and molarity to be identical. दे सकते हैं, तो that is our assumption, और इन्होंने भी दे दिया assuming here. तो कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट. यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको दिया हुआ है मोलल सॉल्यूशन एंड 1.35 डिसोसिएटेड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. आधा ही डिसोसिएट हो पा रहा है, तो I हो जाएगा 1 प्लस n-1 अल्फा. दिस इज द वीक एसिड, इसके लिए n कितना होगा, 2 आयंस में टूटता है बच्चों, n इसके लिए हो जाएगा 2. तो 1 प्लस 2 माइनस 1, और अल्फा कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.35. तो कितना हो गया 1.35%. सो दिस इज 1.35% है वो, है ना. तो ध्यान रखना है इसको, परसेंट का मतलब है दैट इज इतना हो जाएगा डिवाइड बाय 100.
ठीक, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। ये क्वेश्चन आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिराइव किया था वो यही था। तो आई कितना हो गया यहाँ पे, आई हो जाएगा 1 प्लस 0.0135, so that is 1.0135। आई इतना निकल गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टीएफ हमें मिल जाएगा, क्या होता है, केएफ इनटू मोलैलिटी। तो केएफ भी नहीं दिया है, तो केएफ वाटर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन 1.86 केल्विन केजी पर मोल बोला गया। तो दिस इज योर केएफ। ठीक, और आपका यहाँ पे दैट इज द आइडेंटिकल सॉल्यूशन 0.1 मोलर, यही ढूंढ रहा था मैं। डेल्टा टीएफ हो जाएगा आई केएफ एम। आई इसलिए इंट्रोड्यूस किया है बच्चों यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, बिकॉज हियर इट इज योर 100% डिसोसिएट नहीं है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, आई 1.0135, केएफ की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 0.1। दैट इज वेरी इजी कैलकुलेशन आपका। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 1.86 से ये 0.9 है, तो आपका कितना आ जाएगा 1.1, और ये 0.1 और 1.86, तो 0.186 आ जाएगा वापस से। 1 इसको बच्चों क्या मान लो, इसको 1 मान लो, ये भी 0.1 है और ये 1.86, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा 0.189 होगा, यहाँ पे 0.189 होगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, एंड दैट इज डेल्टा टीएफ आ गया, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है तो इस तरीके से। अब डेल्टा टीएफ आ गया तो हमको क्या निकालना था बच्चों, पहला हमारा था कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। एक्वस सॉल्यूशन है, बस आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ नॉट होता है टीएफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और पहले आंसर हम देख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डेल्टा टी नॉट जितना केल्विन है उतना ही हम इसको 189 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, जितना केल्विन उतना ही डिग्री सेल्सियस। So this is your 0.189 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज आंसर इज गिवन इन, हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो TF हमारे पास हो गया 0.189 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन आ गया। और दूसरा आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अज्यूमिंग। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी इजी, CRT पाई प्लस 2 CRT, और साथ ही साथ में आई भी इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आई की वैल्यू 1.0135, कंसंट्रेशन हमें मोलैलिटी के जितना ही लेना है, 0.1 ही लेना है। सी का मतलब होता है बच्चों कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी दिया हुआ है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मोलैलिटी इन द गिवन, मोलैलिटी इट इज गिवन। ठीक, दिस इज गिवन, so that's why here we are taking 0.1, that's why we are taking here the 0.1। तो 0.1 R की वैल्यू ले लेंगे 0.082। टेम्परेचर कितना लिया जाए, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस लिया तो 298 केल्विन, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। केल्विन में इसलिए लिया बिकॉज हमने R की वैल्यू यहाँ पे केल्विन में आई है, तो द ऑस्मोटिक प्रेशर will be come out to be that is 2.48 atm. This is the osmotic pressure, this is your osmotic pressure. Now we'll do the last question, तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे 0.15। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यूनिट जरूर लिखना है। द लास्ट क्वेश्चन इज 0.15 m मोलल सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द KCl फ्रीजेस, फ्रीजेस मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट आई, और दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो यहाँ पे, दैट इज योर डेल्टा टीएफ निकाल लो। तो टीएफ
नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बिकॉज एक्वस दिया हुआ है, पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, माइनस माइनस 0.510, तो कितना हो जाएगा 0.510 डिग्री सेल्सियस, और इतना ही हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, दैट इज डेल्टा टीएफ, ठीक, 0.510 केल्विन, दिस इज इन द केल्विन एज वेल। डेल्टा टीएफ हो जाएगा आपके पास केएफ मोलालिटी, तो डेल्टा टीएफ आपको क्या दिया, हाँ दिया हुआ है, मोलालिटी भी दिया हुआ है, दैट इज दिस वन, ठीक, तो डेल्टा टीएफ से केएफ निकाल लोगे, मोलालिटी गिवन है 0.15, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी आप यहाँ पे रख पाएंगे, तो दैट इज 0.51, तो केएफ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे केएफ हो जाएगा आपके पास कितना 0.51 डिवाइड बाय 0.15, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू केएफ हमारा हो जाएगा, जो केएफ निकल के आता है यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी जस्ट अ सेकेंड, हमने कुछ डेल्टा टीएफ हमने निकाल लिया इतना, ठीक है, और ओके ओके ओके, हमने यहाँ पे आई का इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज एक डेल्टा टीएफ, हमको क्या बोला है यहाँ पे आई निकालना है, बेसिकली हमें आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए एक तो हमारा सीधे हमको पता लग जाता है कि एक्चुअल डेल्टा, एक्चुअल डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इतना। अब डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ एम, तो यहां पे हम निकालते हैं आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक, आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भाई कितना आपका आई बनेगा, तो ऑलरेडी डेल्टा टीएफ हमें पता है, और ये केएफ इनटू एम जो है आपका किससे आएगा, आपका जो डाटा दिया हुआ है, तो डेल्टा टीएफ बच्चों, ये वाला डेल्टा टीएफ हम निकाल चुके हैं ये, ठीक, तो 0.510 डिवाइड बाय केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, अभी बताया मैंने 1.86 याद रख लेना है, बिकॉज ये कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है विद द यूनिट, फॉर वाटर के लिए होता है, ये सिर्फ वाटर के लिए, केएफ फॉर द वाटर, ठीक, केएफ फॉर द वाटर कितना हो जाएगा इनटू मोलालिटी 0.15, सो दिस इज द आई, आई निकाला है हमें वेंटो फैक्टर निकालना था, आई मिस कर दिया था पहले हमने कैलकुलेशन में, तो आई कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज भाई यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, बट इट इज क्लोज टू द दिस वन, तो देखो आई हमारा इतना आ गया 1.83, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज कम्स आउट टू बी लाइक दिस वन। अब हमको बोला गया है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें 0 डिग्री सेल्सियस, तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, तो आई हमारे पास आ गया 1.83, कंसंट्रेशन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, मतलब हमारा जो, देखो इन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब भी यही होता है, इन लाइंस का मतलब आपको एकदम समझना है, इसका मतलब भी यही होता है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिया था, मोलैरिटी मोलैरिटी के बराबर है, यही मतलब होता है इसका भी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, मतलब वाटर के सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ठीक, इसका मतलब है यहाँ कंसंट्रेशन है ना, वो हम मोलैरिटी ही रख सकते हैं, एंड मोलैरिटी इज 0.15 दिया था शायद इस क्वेश्चन, हाँ 1, so that is 0.15, R की वैल्यू 0.082, ठीक, and temperature is given here, it is your temperature 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 273 केल्विन लेके चलेंगे, 273 केल्विन लेके चलेंगे, दिस इज पाई, सो पाई यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा, दिस इज 1.83 0.0273, so that is comes out to be 6.1580, इतना आपके पास आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से हम करेंगे, है ना, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी, ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो,
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।